मेरा 2 ट्यूशन सेंटर्स है, एक मेरा इंटाली में है और एक विवेकानंद रोड गिरीश पार्क के पास। तो सर ग्रेजुएशन में सिलेबस क्या है? सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो है इंग्लिश एक फेवरेट सब्जेक्ट है। स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, ओके। सो वो तो स्किल है ना? वो एक स्किल है। कोई इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है वो एग्जाम कैसे देंगे? ठीक, आपको हर सेमेस्टर पास होना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 8 सेमेस्टर्स में 8 बार एग्जाम देना है, ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई 12th का स्टूडेंट या फिर कॉलेज का स्टूडेंट गुड स्कोर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं? ये गुड स्कोर करने के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर गाइडेंस। आज हमारा पॉडकास्ट का गेस्ट है इंग्लिश का टीचर तस्कर आलम, और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ऑनर्स का वेरियस टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स का सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को आपके हर दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो मेक श्योर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो की वजह से कुछ वैल्यू पा सके आप लोग, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है इंग्लिश टीचर तस्कर आलम। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर बोलिए, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ, हम सर ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, ठीक है, मैं इंग्लिश ऑनर्स के क्लासेस करवाता हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्लास 10 एंड क्लास 11-12 सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में मैं आर्ट्स ग्रुप करवाता हूँ। ओके, ठीक है। तो सर आप कहाँ पढ़ाते हैं? मेरा 2 सेंटर है, ठीक है। एक सेंटर है विवेकानंद रोड, ओके, ठीक है, जो कि गिरीश पार्क के पास है, ओके, और एक है इंटाली में। इंटाली। और कौन कौन सा बोर्ड्स का स्टूडेंट्स आप पढ़ाते हैं? मैं ऑल बोर्ड्स का क्लासेस करवाता हूँ, ठीक है। ICSC, ISC, CBSE एंड ओपन बोर्ड्स एज वेल एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड। और सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो? मैंने जब से ग्रेजुएशन किया है उसके बाद से ही मैं क्लासेस करवा रहा हूँ। ओके, प्रोफेशनली मैंने अपना जब सेंटर खोला, ठीक है, तो उसके बाद से मुझे पढ़ाते हुए 9 इयर्स हो चुके हैं। ओके। कौन सा स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ना चाहिए? देखिए, जिन बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश नॉट जस्ट एज अ लैंग्वेज बट इंग्लिश लिटरेचर में किसको इंटरेस्ट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस जो है वो इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। उसमें ग्रामर और लैंग्वेज पार्ट जो है, ठीक है, वो ना के बराबर है, ठीक है। हमारा इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है वो सिर्फ लिटरेचर पर ही जो है फोकस करता है। तो जिन बच्चों को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, जिन बच्चों को स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, जिन लोगों को बहुत चीज़ों को एनालिटिकली और बहुत इन डेप्थ वे से जो है, ठीक है, इंटरेस्ट है पढ़ना, ठीक है, जो पैशनेट है लिटरेचर को लेकर के, ठीक है, और उन्हें इंग्लिश में जो है खास करके इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्हें पढ़ना चाहिए। आप उन्हें ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो रिक्वायर करता है एक स्टूडेंट से, ठीक है, वो है कि एक स्टूडेंट कितना फोकस के साथ और कितना डीपली जो है टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश के प्रति उनका पैशन है, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, उन्हें पढ़ना पसंद है, वो स्टूडेंट को जो है इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। सर इसमें क्राइटेरिया क्या है? देखिए, कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। कोई साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने मोर देन 50% स्कोर किया है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ के बेसिस पे, ठीक है, सीट्स अवेलेबल हो और कट ऑफ के बेसिस पे जो है उनका नाम जो है कॉलेज के लिस्ट पे आ सकता है, ठीक है। सर आप क्या ऑनलाइन पढ़ाते हैं? करेंटली मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा रहा हूँ,
Okay. But whenever there is a requirement, Okay. there are few students who stay very far, or Hmm. during lockdown, obviously I Hmm. taught online, but currently I am totally occupied in offline classes, Okay. so I'm not taking any online classes for now. But in cases of emergencies, uh, I do take online classes. मतलब अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखाएगा ऑनलाइन क्लास में तो आप if और उसके साथ तो कुछ स्टूडेंट्स भी होना चाहिए ना। there are students, but कभी कभी टाइम नहीं रहता, ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी ऑक्यूपाइड Okay. रहता हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी फुल फ्लेजेड में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज अब मेरा 2 ट्यूशन सेंटर्स है, एक मेरा इंटाली में है और एक विवेकानंद रोड गिरीश पार्क के पास। वहाँ पे क्या आप अकेले पढ़ाते हैं? नो, वी हैव अ टीम ऑफ टीचर्स। अच्छा। ओके, जहाँ पर वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स के क्लासेस होता है, Okay. ऑल सब्जेक्ट्स के क्लासेस होते हैं। सो मतलब साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप एंड कॉमर्स ग्रुप के क्लासेस होते हैं। सो वी हैव अ टीम ऑफ डिफरेंट टीचर्स हु लुक आफ्टर डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट ऑनलाइन जाएगा तब तक 12 के एग्जाम्स हो चुके होंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि फ़िलहाल अभी इंजॉय करें, टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज। ऑब्वियसली एग्जाम हो चुका है, सो एंजॉय योरसेल्फ, गो प्ले, विजिट योर रिलेटिव्स, नानीज होम, सो एंजॉय फॉर अ टाइम बीइंग। बट साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि उन्हें फ्यूचर में जब कॉलेज के रिजल्ट्स आ जाएगा, देन उनके उसके बाद जो है दे डोंट गेट मच टाइम, एडमिशन पोर्टल्स शुरू हो जाएंगे और फिर उन्हें शायद समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट्स चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है डिफरेंट स्ट्रीम में। तो साथ साथ अपने घर वालों से, घर में अगर कोई उनके गार्जियन हैं, बड़े भैया हैं, या फिर कहीं भी अभी क्लास करते हैं उनके स्कूल के टीचर्स हैं या ट्यूशन टीचर्स हैं, तो उनसे वो डिस्कस कर ले कि क्या सब्जेक्ट उन्हें लेना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स डोंट हैव क्लियर पिक्चर, क्लैरिटी नहीं है उसकी, या ऑन व्हाट सब्जेक्ट दे शुड सेलेक्ट, और they know what subject they want to take, but they don't know what they are going to study in that particular subject. Okay, so maybe किसी को हिस्ट्री अच्छा लग रहा है, maybe किसी को इंग्लिश अच्छा लग रहा है, but what they are going to exactly study, सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट में करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। So they don't have clear picture what is going to happen after they select a particular subject. Okay. So they must discuss about this with their teachers. सर मतलब यहाँ पे अगर पेरेंट्स ना होके अगर टीचर से हम डिस्कस कर ले तो वही अच्छा होगा ना? Yes, because most of the time, ठीक है, पेरेंट्स को भी शायद नहीं पता होता. Okay. Obviously they will wish good for you, but अगर किसी सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को आगे पढ़ना है तो आप उसी सब्जेक्ट टीचर्स से जो है आप कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश लेना है या ज्योग्राफी लेना है या हिस्ट्री लेना है, ठीक है, या कॉमर्स लेना है, लेकिन आप रैंडमली किसी भी सीनियर से पूछ रहे हैं और उनको उस सब्जेक्ट और उस फील्ड के बारे में शायद नहीं पता, तो दे वोंट बी एबल टू गिव यू अ क्लियर एग्जैक्ट पिक्चर रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर, टीचर से आप पूछने जाएंगे, एवरी टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू। आपके स्कूल में जो टीचर है या आप कहीं ट्यूशन ले रहे हैं, एंड ऑब्वियसली साथ में अपने पेरेंट्स को भी रखें। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर। हाँ राइट, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया एंड फिर कुछ चेंज कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा ना इन फ्यूचर। या अगर आप करते भी हैं इन फ्यूचर में तो मुश्किल होगा, एंड यू ऑलरेडी मस्ट हैव वेस्ट टाइम, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन। सो डिस्कस करें विद द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उस टीचर से, एंड अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स। ओके, तो उसमें बैठे बात करें, एंड देन आप प्रॉपरली जो है क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्ट अप्लाई फॉर दैट सब्जेक्ट। आफ्टर 12th अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ना चाहता है
क्या तरीका क्या है उसका? इंग्लिश एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है सबसे पहले। सो एनी स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम का हो, जिसका 11-12 में साइंस रहा हो, और मे बी जिसका कॉमर्स रहा हो, और जिनका आर्ट्स रहा हो, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट कैन टेक इंग्लिश ऑनर्स। ओके, अभी जो एडमिशन पोर्टल है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। ओके, ठीक है, तो जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, कट ऑफ वो आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ के क्राइटेरिया के हिसाब से इधर फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, अगर कितने स्टूडेंट में फोर्थ लिस्ट भी कॉलेज में आता है तो आपका नाम आ जाएगा। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम सब नंबर्स क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो irrespective of any stream that the student has studied in class 11-12, they can apply for English honors course. सर 12 में कितना परसेंट होना चाहिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए? एग्जैक्टली कितना होना चाहिए वो तो नहीं, स्टूडेंट को अच्छे नंबर से एक पासिंग मार्क्स लाना है, एंड कट ऑफ जैसे जिस कॉलेज का जैसे है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीट्स इन द कॉलेज, ठीक है, आपका नाम लिस्ट पे आ सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपका 65-70% से अगर ऊपर मार्क्स हो, ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट होने का चांसेस है। और इट्स मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, कि 70 तो अगर रहे तो चांसेस अच्छा है। इट्स नॉट अच्छा है बट देयर आर चांसेस, एंड इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 75-80 देन तब तो चांसेस है आपका आ जाने का किसी भी कॉलेज में। तो 12 में कितना परसेंटेज होना चाहिए? इट डिपेंड्स, मतलब 60% में तो ऑनर्स मिल सकता है, या इसके लिए 80% या 85-90 चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कि 80 और 90 चाहिए। ओके, बट अगर आप 65-70% है तो आपको एक डिसेंट कॉलेज में, ठीक है, आपको एडमिशन आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ एंड सीट्स, ठीक है, इन द कॉलेज। ऑब्वियसली 60-70% में जो प्रीमियर कॉलेजेस है, ठीक है, वहाँ पर तो मुश्किल है, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर 90 मोर देन 90%, ठीक है, इन द प्रीमियर कॉलेजेस। ठीक है, बट अगेन देयर आर मेनी कॉलेजेस, अगर आप मोर देन 70% आप लेकर के आ रहे हो, आप अप्लाई करो, एंड अगेन इट डिपेंड्स दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर दैट कोर्स एंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द कॉलेज। ओके, तो फिर जो है आपका सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, देयर आर ऑप्शंस जहाँ पर आपका नाम आ सकता है। ग्रेजुएशन में सिलेबस क्या है? इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस ग्रेजुएशन में क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सी इंग्लिश, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, बिकॉज इट्स फन टू and enjoyable to study, read English. So majority of students के लिए जो है English एक favorite subject है, but when the syllabus of 11-12 and the syllabus in graduation level is different. स्कूल में या हाई स्कूल में हम लोग जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, सेकेंडरी लेवल पर जब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो द इंग्लिश इज़ बेसिक, एंड उसमें हमारा लिटरेचर का पार्ट है, हमारा लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, इन लिटरेचर वी हैव स्टोरीज, वी हैव पोएम्स, ISC में ड्रामा भी है, एंड WB में भी 1 एक्ट प्ले है उसमें। तो द सिलेबस इज शॉर्ट, stories are short, poems are simple, ठीक है, and in language part we have grammar, we have writing skills, letter, report, comprehension. So एक subjects कुछ syllabus कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं 11-12 के लेवल पर, and the students think they have a misconception that if they are choosing to study
English in the graduation level, or if they are taking English honors, then they are going to get the same type of syllabus. But let me clearly differentiate between the English syllabus in the higher secondary level and the English syllabus in the graduation level. First of all, the English honors, when the student is taking, basically he is going to study only the English literature part. Okay. Okay, there is no grammar involved or a grammatical section involved in the syllabus. Okay. So they are only going to study the literature part. The focus is on the literature aspect of the English. Okay. Okay, directly no language or grammar is there in Involved. the syllabus. Okay, so if the students are expecting that in English honors or in a major English paper they are going to study paragraph writing, essay writing, report writing, letters, okay, or grammatical part, article, active, passive, direct, indirect, okay, nothing is there. Okay, in English honors paper, okay, you are not going to study these things. Basically, in English honors you are going to study English literature. Okay, so there is the first difference. There is no grammar or language section involved in the English literature syllabus. Okay, when we are taking English honors, the focus is on literature aspect. So what we are going to study in that literature section? So first of all, since we have taken, the students have taken the English honors, you have to study the history of English, Okay. the history of English literature. Okay, so in one section of your you have to study the historical aspect of English literature. So what is that historical aspect? Basically, from where and how the English language originated. Okay, English language कहाँ से आए? कहाँ से आया है, Okay. ठीक है, कब आया है, who are the major writers, major people who have helped in the formation, development, progress of English. Okay. So from the very beginning, okay, till the present date, we have to study all the writers, all the poets, all the dramatists, and all those people who have helped in the growth of English. Okay, so we are going to study the literature of history of English literature specifically. Okay. Okay, so according to the timeline of the history of English, we are going to study different poets, different prose writers, which includes novelists and other writers, and the dramatists and other people who has contributed in the growth of English literature and their works. So their poetries, their novels, the dramas they have written. Okay, so we have to study all those work. Okay. Okay, now when we are studying the poetry, when we are studying the novels, when we are studying the short stories, when we are studying the essays, critical essays, when we are going to study the drama, we have to study those things in a very critical way. Okay. It's not just that as we have studied in the high school level. Okay, हमें उसको बहुत गहराई से पढ़ना है, टेक्स्ट को सबसे पहले राइटर्स के बैकग्राउंड को स्टडी करना होता है, फिर पर्टिकुलर मैटर जो लिखा गया है पोइट्री और द नॉवेल,
ओके, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट, ओके, डीपर मीनिंग्स, ठीक है, वी हैव टू एनालाइज दोज थिंग्स। ओके, सो द क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में आते हैं, इट्स नॉट वेरी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चंस। Okay, so we have to explain those things in a very critical and analytical way. Okay, so the studying of English becomes more with more in-depth analysis of the subject matter, and in that way we have to give our answers. तो सर, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है तो उसका क्या स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगा? मतलब जो अमेरिकन है और जो इंग्लैंड में रहता है वो जैसे इंग्लिश बोलता है तो क्या हम भी बोल सकेंगे? अगर आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहे हैं, ओके, तो आपका स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा। ओके, ठीक है, एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, सो वो तो स्किल है ना? वो एक स्किल है, ठीक है, स्पेसिफिकली बिकॉज हम लोगों का मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो अगर हम लोग एक इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छा इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है, और इंग्लिश अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत सारे जॉब एंड करियर में जो है आपका इंग्लिश एक एडेड एडवांटेज की तरह काम करता है, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश एक स्किल है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ाई कर रहा है, और बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि कोई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है तो उसको लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा इंग्लिश तो अच्छा होगा, ये स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। नहीं सर, ये ना मतलब थॉट प्रोसेस हमारा भी था कि अगर इंग्लिश ऑनर्स है तो अच्छा। और एक बात है सर, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, हम वो भी मतलब एज्यूम करते हैं कि वो तो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा होगा। नो अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे डायरेक्टली उसका स्पोकन इंग्लिश जो है, ठीक है, इम्प्रूव डायरेक्टली तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अंडरस्टैंड, इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर इज बेसिकली अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हो और आप उसको लिख रहे हो, ठीक है, इसमें बोलने का प्रोसेस कहाँ आ गया ये बताइए, राइट? हाँ, इनडायरेक्टली योर राइटिंग स्किल इज गोइंग टू इम्प्रूव। ओके, you are studying English, you are analyzing the context written in English. Okay, so definitely your English writing skill is going to improve. Your understanding of complicated text is definitely going to improve. In fact, not only the subject matter of English, but of any different subject as well. You can understand the whatever there is written in English, you can understand and analyze it in a better way. Okay, your writing skill can improve. Okay, but regarding spoken English, okay, it's totally different from studying English literature. Okay, for spoken English, your speaking skills should get improved, where you get very less chance while studying English literature. Your focus is on theories there, okay. So anybody who want to improve their spoken English, okay, it can only be improved when you practice to speak in English. Okay, so for the development of your spoken English skill, you need to practice, or you have to take different courses which gives you training in spoken English. Okay, but still I must say, wherever you are taking the course of spoken English, they are going to guide you, okay, how to speak in English. Okay, 24 hours they are not going to be with you, so you have to adapt different methods, okay, in which or by which you must improve your speaking English skills. अगर कोई स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहता है, हिंदी और बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है, और कोई मतलब
इंग्लिश ऑनर्स लेके नहीं पढ़ा तो एकदम फ्लुएंटली वो इंग्लिश बोलना चाहता है, तो वो कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स लेके इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा है ओके तो ऐसा नहीं है कि उसका स्पोकन इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसा जैसे आपने कुछ नहीं पहले ही है। बोला राइट, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश स्किल्स किसी का भी इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, इफ दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके Okay. Anything like whatever you are trying to learn, okay, you have to practice that. Okay, and if we want to speak, improve our spoken English skills, we have to speak in English. Okay, so start speaking in English. बट सर मतलब But yeah, our mother tongue is not English. Yes, Okay, yes. and every day the people we encounter, we either speak in English, Bengali, or our mother tongue. Okay, so we get less opportunity to speak in English with anybody. Okay, so that is one of the obstacles that we have to face. Okay, so it doesn't matter. Okay, you can start practicing in every day 1 or 2 hours. Okay, whatever you are studying, whatever, speak it, read it out loudly. Okay, try to focus on your pronunciation. Okay, there are many tricks, there are many which that you can follow to improve your English communication skills. जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, ओके, तो सर मेरा तो मदर टंग हिंदी नहीं है, ओके, बट मैं कैसे बोल पाया? मैं ज़्यादा सुनता हूँ। हम इंग्लिश बोल नहीं सकते, बट पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और बंगाली और हिंदी जो है वो हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट, और बट मैं हिंदी लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता, Okay, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा सुनता हूँ। right, and it's not only about listening. Okay. Because you encounter people around you who can speak in Hindi. हाँ, राइट, तो आपको हिंदी बोलना पड़ जाता है, Right. ठीक है। लाइक माई फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, तो मैं भी बंगाली बोल पाता हूँ, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरे आसपास बंगालीज है, हाँ, राइट, आपके आसपास हिंदी स्पीकर्स है, हाँ, ठीक है। तो अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो इम्प्रूव कैसे होगा? right. बट हमारे आसपास इंग्लिश स्पीकर्स कौन कौन है? वो तो नहीं है। नहीं, तो वो एक ऑब्स्टिकल्स है, प्रॉब्लम ही ऑब्स्टिकल है, जिससे हम लोग इंग्लिश स्मूथली नहीं सीख, क्योंकि बोलने का अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलता। इसीलिए सर अगर हम मतलब इसका ऑल्टरनेटिव है, अगर हम आज तो इंटरनेट का ज़माना है, अगर हम बट podcast में- आप सुन रहे हो, तो Right, सुनने right. से आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ रहा है, राइट, बोलने का स्किल तो नहीं बढ़ रहा है, Right. ठीक है। देयर आर मेनी पीपल, ठीक है, हु आर वाचिंग इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश कार्टून्स, आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, बट अगेन बोलते समय जो है उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग बोलते नहीं है, राइट, ओके। तो आप अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी दोस्त मजाक भी उड़ाते हैं कि वो इंग्लिश बोल रहा है, हाँ। ठीक है, तो पहले तो शर्माना नहीं होगा। घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, वो लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाते समय, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आपका इम्प्रूव करना है तो आप उनसे बात करो इंग्लिश में, ठीक है। छोटे भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एंड ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स में ट्राई टू यूज इंग्लिश इन योर रेगुलर एंड बेसिक कॉन्वर्जेशन, ओके, ठीक है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि एक बार में बहुत अच्छा बोलना शुरू कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जहाँ पर भी आपको छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, घर में मिल रहा है, आपके छोटे भाई बहनों के सामने मिल रहा है, आपके स्कूल में मिल रहा है, आपके टीचर्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश। आपके ट्यूशन सेंटर में आपको सर से बात करना है, आपके फ्रेंड से बात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर तो आप इंग्लिश में बात करना कर ही सकते हो वहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट है, जैसे आपने कहा कि किसी अमेरिकन की तरह हाँ। या किसी ब्रिटिशर्स की तरह मुझे इंग्लिश बात करना है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई डायरेक्टली कोई भी बोल नहीं सकता, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा शुरू में, यू वोंट बी एबल टू स्पीक इन अ वेरी फ्लुएंट वे, ओके, मिस्टेक्स होगा, बट you don't have to be embarrassed, okay. You have a lot of spaces like your school, your tuitions, at your home,
ओके, बेसिक चीज़ों को, छोटे छोटे कॉन्वर्जेशंस को, ठीक है, आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक लेवल में जो है आपका एफिशिएंसी आएगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपने जैसा कहा कि जैसा पॉडकास्ट आप इंग्लिश सुन रहे हो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुन रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ तो देख ही रहे हो, ठीक है, तो आप वो तो आप देख ही रहे हो, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं रहा, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज और में जाओ, वहाँ पर आपको इंग्लिश का ज़रूरत लगेगा। इंटरव्यूज़ में आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ फाइल वर्क इन कंप्यूटर्स, ठीक है, रिटन और ओरल इंग्लिश स्पीकिंग का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको बहुत दिक्कत हो रहा है तो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जहाँ पर आप जा कर के ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, ठीक है, एंड जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड ट्राई टू लर्न, ठीक है, आप सीख जाओगे, देयर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर आपका क्लास 10 में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं भी था, 12 में नहीं भी था, और आपने इंग्लिश ऑनर्स अगर नहीं भी लेके पढ़ा है, ठीक है, तो एंड अगर आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन भी हो चुका है और अब आपको बहुत ऑड लग रहा है सीखने में, ठीक है, तो डोंट फील एम्बैरेस और शाई, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ग्रेजुएशन काफ़ी साल पहले हो चुका है, देयर आर हाउस वाइफ्स, देयर आर चिल्ड्रन, पीपल ऑफ ऑल एजेस। If you want to learn any new skill, there is no age limit for that, okay. Contact good teachers, okay, there are institute, there are coaching centers, आप जाएं और वहाँ पर वो चीज़ को सीखें। कोई इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है वो एग्जाम कैसे देंगे? ठीक, तो देखो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होता है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन 4 इयर्स में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका 4 इयर्स में ग्रेजुएशन हो जाएगा, और हर साल इनफैक्ट हर सेमेस्टर में, जो कि 6 महीने का एक सेमेस्टर्स होता है, ठीक है, आपको हर सेमेस्टर पास होना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 8 सेमेस्टर्स में 8 बार एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम में एक एडवांटेज ये है कि अगर आप मान लो कि किसी सेमेस्टर में आप किसी पेपर में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं जाओगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकते हो, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आप सेम पेपर फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें मैं बताता हूँ कि कोई बंदा फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर में फेल हो गया, तब उसे ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकता है, ठीक है, एंड थर्ड सेमेस्टर वो जब देगा, ठीक है, तो नए बंदे जो आएंगे उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है, तो उनके साथ जो है आप जिस पेपर में फेल हो चुके थे आप फिर से वो पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके। तो आपका ईयर बैक नहीं होता, ईयर स्टॉप नहीं होता, तो किसी भी सेमेस्टर में किसी भी पेपर में अगर आप फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप रुक जाओगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे, और बाद में, ठीक है, वो प्रीवियस सेमेस्टर का पेपर जो पेपर में आप फेल हो चुके थे वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण से आपने कोई सेमेस्टर दिया ही नहीं, आप बीमार हो गए, ठीक है, आपने कुछ भी पेपर नहीं दिया, तो अगेन आपका साल नहीं रुकेगा, ठीक है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, एंड देन जब नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है, तो आपको आपका करंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और प्रीवियस सेमेस्टर जो भी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया था उसका फॉर्म फिलअप करके सेम सेमेस्टर में आप प्रीवियस वाला सेमेस्टर जो मिस हुआ था वो भी दे सकते हो, तो आपका सेमेस्टर रुकता नहीं है यहाँ पर। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही? हाँ, सेमेस्टर सिस्टम का यही एडवांटेज है, ठीक है, कि अगर आप एक सेमेस्टर रुक जाते हो तो आप सेकेंड सेमेस्टर दे दो, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर जो है जब वापस से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो तो आप उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हो, तो इसमें आपका कुछ रुकने वाला नहीं है। इसमें वन मोर थिंग, ठीक है, कॉलेज का इंटरनल्स होता है, ठीक है, और अभी अटेंडेंस मैंडेटरी है, ठीक है, तो आपको 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, और
प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होगा, इंटरनल टेस्ट देना होगा, ठीक है, उसका मार्क्स जो है वो इंक्लूड होगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो कॉलेज के इंटरनल्स मार्क्स भी इंक्लूड होंगे आपके फाइनल सेमेस्टर मार्क्स में, ठीक है। और आपको अटेंडेंस का भी ध्यान रखना है। इंग्लिश ऑनर्स के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है? इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश अगर करते हैं, ठीक है, तो आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। और बहुत से लोगों को ये भी ऐसे एक मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश पढ़ रहा हूँ मैं, या किसी ने इंग्लिश पढ़ा है तो सिर्फ टीचिंग फील्ड में ही जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला मैं एक क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश कोई पढ़ रहा है तो वो सिर्फ टीचिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं है। आप तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, टीचिंग करने के लिए आपके अंदर टीचिंग का पैशन होना ज़रूरी है। आपको टीचिंग पसंद है कि नहीं। तो ऑब्वियसली किसी ने अगर साइंस पढ़ा है तो ही वो साइंस के टीचर बनेंगे, या किसी ने अगर कॉमर्स पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, तो ही वो अकाउंट्स और कॉमर्स के टीचर बनेंगे। और सिमिलरली अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स या इंग्लिश में पढ़ाई किया है, ठीक है, तो अगर उन्हें टीचिंग पसंद है तो वो इंग्लिश के टीचर अब बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रेडिशनल करियर जो इंग्लिश ऑनर्स पढ़ के जो एक होता है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश से ही रिलेटेड है। आप टीचर्स, लेक्चरर, प्रोफेसर आप ये बन सकते हो सबसे पहले, क्या। फिर उसके बाद जो है आप आज देखिए इतना बड़ा फील्ड है पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ख़ास करके हमारा कैलकाटा जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग बुक्स रीडर है जो है, अगर हम लोग बोले तो हमारे बंगाल में जो है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, जो बुक रीड करते हैं, ठीक है। नॉट बंगाल के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। तो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इतना बड़ा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप खुद एक राइटर बन सकते हो, ठीक है। एंड राइटर आज के एज में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू आप ऑफ बुक्स एंड पेपर्स में ही आप लिख रहे हो। देयर आर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी एज वेल, जहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। देयर आर वेबसाइट्स वेयर यू कैन राइट कंटेंट, ठीक है। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो है, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स ही पब्लिश हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी पब्लिश हो रहा है। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ राइटर, ठीक है, पोएट, ड्रामेटिस्ट, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, बोथ इन एन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मीडियम। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ ये नहीं है कि आपको राइटर ही बनना है, ठीक है। आप कॉपी राइटर है, आप एडिटर है, आप प्रूफ रीडर हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर एक जो इंग्लिश और इंग्लिश में जो बुक्स है उसका मार्केट वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और इसी फील्ड में आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, ठीक है। तो कितने सारे बुक्स है जो, और देयर आर मेनी, मतलब जो हिंदी से इंग्लिश है। एंड आज के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी से इंग्लिश हो रहा है। बंगाल पहले तो हमारे इंडिया में इतने भाषा, ठीक है, तो इतने सारे वर्क्स है, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन वर्क आप कर सकते हो, ठीक है। एंड नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है, अगर कुछ और भाषा भी पढ़ते हो, ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स के साथ अगर आपने किसी और सब्जेक्ट का कोर्स किया है, ठीक है, तो उसमें आप ट्रांसलेशन का जॉब बहुत भी अच्छा है, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। आप अपार्ट प्रूफ रीडर मैंने आपको कहा, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, ठीक है। एंड कंटेंट क्रिएटर का भी बहुत बार ऐसे लोग सोचते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब या फिर ये हो रहा है, ऐसा नहीं। कंटेंट क्रिएटर आप रिटन फॉर्मेट में भी आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है, वो है। इसके अलावा, ठीक है, आप न्यूज़ इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, मीडिया इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, ठीक है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है। आप हमारा एंड अगेन आज के समय में सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पर न्यूज़ है, एडिटिंग वर्क्स है, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है, ये ऑनलाइन भी आ रहा है, ऑफलाइन भी आ रहा है, ठीक है। आप इस फील्ड में न्यूज़पेपर, मीडिया, जर्नलिज्म, ठीक है,
आप इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप इस फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि मीडिया में, अगर मैं मूवीज़ में बात करूँ, ठीक है, सीरियल्स में बात करूँ, ठीक है, व्लॉगिंग आ चुका है उसमें बात करूँ, वेब सीरीज़ अब तो आ रहा है, ठीक है, कितने सारे वेब सीरीज़ आ रहे हैं, कितने सारे ऐप्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी you need writers, you need script writers, you need editors, you need screen writers, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हो तो आपको जॉब आपके पास आ जाएगा। यू शुड हैव पैशन इन दैट सब्जेक्ट, राइट, ठीक है, और और वो पैशन रहेगा और आप सोच के हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपका मैं कह रहा हूँ कि मूवीज और मीडिया इंडस्ट्रीज में ही आपको अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, तो वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश के साथ आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हमारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, ये भी सभी के लिए डोर्स ओपन है, सभी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपका यूपीएससी है, आपका स्टेट एग्जाम्स है, ठीक है, आपका बैंकिंग जॉब्स है, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट कंडक्ट, रेलवेज का जॉब है, आपका एसएससी का जॉब है, आपका बैंकिंग का जॉब है, आपका यूपीएससी का जॉब, ठीक है, आप उसके लिए तैयारी कर, ठीक है। वो आईएएस एंड आईपीएस जो है, ठीक है, वो अगर कोई बनना चाहता है तो भी तो इंग्लिश ऑनर्स पास करके वो कर सकते हैं। बिल्कुल, इंग्लिश ऑनर्स पास करके वो कर सकता है। उसमें अगेन और भी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका करियर अपॉर्चुनिटीज बंद हो गया, हो सकता है, ठीक है, बट उसके लिए और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इंग्लिश ऑनर्स किया तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ों का प्रिपरेशन करना होगा, वो भी किया जा सकता है। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आप उसका डोर ओपन है आपके लिए। रेडियो आरजे वहाँ का फील्ड है, ठीक है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें, ठीक है, आज के समय में पब्लिक रिलेशंस है, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग जो है कॉर्पोरेट फील्ड में काम आ रहा है, आप मटेरियल बनाते हो, ठीक है, आप मैनेजिंग जॉब्स है, मैनेजरियल जॉब्स है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन का जॉब है, ठीक है, आप कस्टमर सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बीपीएस एंड बीपीओ सेक्टर इतना बड़ा है, ठीक है, जहाँ पर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर कर रहे हो, यूरोपियन क्लाइंट्स है, अमेरिकन क्लाइंट्स है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन, जहाँ पर अगर आपका इंग्लिश में कमांड है, ठीक है, तो आपको बीपीओ बीपीएस सेक्टर में, ठीक है, आपका करियर ओपन है और बहुत अच्छा करियर है वहाँ पर, ठीक है। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, तो आप खुद अपना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब ने तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन कर दिया है आज के टाइम में। तो आप ब्लॉगिंग है, ठीक है, बिकॉज सी इफ़ यू आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वैसे इंग्लिश इम्प्रूव हो गया, क्योंकि बिकॉज दिस सब्जेक्ट टीच यू मेनी थिंग अबाउट लाइफ, पीपल, कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लिटरेचर जब पढ़ रहे हो, ठीक है, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी ब्रॉडन्स, चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो सर, अगर कोई 12th का स्टूडेंट या फिर कॉलेज का स्टूडेंट गुड स्कोर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं? गुड स्कोर करना, ठीक है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ओके, ठीक है। ये गुड स्कोर करने के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट में एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कोई भी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो स्कोर तो कोई भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगा, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, ठीक। सेकेंडली, आपको सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न को अच्छे से समझना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रीवियस साल का जो दो चीज़ है कि हमें प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, मुझे कैसे लिखना है, ठीक है, वर्ड लिमिट्स कितना रहेगा, ठीक है, कौन से ग्रुप में कौन सा चैप्टर है, कौन से ग्रुप में कौन सेक्शन में कौन सा चैप्टर्स है, ठीक है, मुझे उस चीज़ का भी एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूँ। प्रिपरेशन फिर आप ऐसे पढ़ते हो। थर्ड स्टेप इज़ पूरा पढ़ाई करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो,
ठीक, तो ये एक प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। अब ये सिर्फ प्रिपरेशन का पार्ट हुआ। अब आपने जो प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसे तो पेपर में जाकर के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स में ऐसा देखा गया है कि वो घर में या ट्यूशन्स में सही कर लेते हैं, एग्जाम हॉल में जाके नर्वस हो गए। ठीक है, पैनिक कर गए और भूल गए, कुछ आंसर्स याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद है कि पढ़ना और एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस देना वो अलग चीज़ है। कभी कभी नर्वस हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं और वो पेपर में बहुत अच्छे से नहीं दे पाए। ठीक है, तो पहला चीज़, एग्जाम्स को कोई बहुत ऐसा डरावना चीज़ की तरह मत देखें, एग्ज़ाम है और ऐसा नहीं है। आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जो पेपर सॉल्व किया है, सेम चीज़ आपको जाकर के एग्जाम हॉल में भी दे देना है। ठीक है, ट्राई टू कीप इट सिंपल, प्रिपरेशन अच्छा होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस। ठीक है, थ्री पीस एकदम। तो आप पहले प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो, परफॉर्मेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा तो नहीं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है आपको। जो प्रैक्टिस आपने किया है, पेपर सॉल्व किया है, अब जा करके बस लिखो। अब आपने इंग्लिश में पूछा कि कैसे स्कोर करें, ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन है, आप टू द पॉइंट आंसर दो, करेक्ट आंसर दो। ठीक है, आपको सही आंसर पर मार्क्स मिलेगा, ना ही कि मैं कुछ स्पेशल लिख रहा हूँ या फिर बहुत टफ इंग्लिश लिख रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बना के लिख रहा हूँ तो मुझे मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन है टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एंड करेक्ट इंग्लिश में लिखना है, टफ इंग्लिश नहीं लिखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उससे आप अपने आप के ऊपर ही प्रेशर डाल रहे हो। ठीक है, तो करेक्ट इंग्लिश एंड टू द पॉइंट आंसर। ठीक है, वर्ड लिमिट्स भी रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ आंसर बहुत अच्छे से याद है, वर्ड लिमिट है 200, 250, आपने 400 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें एंड राइट करेक्टली। ठीक है, बेसिक मिस्टेक्स नहीं करें, आप पंक्चुएशन का मिस्टेक नहीं करें, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करें। ठीक है, ये सब अवॉइड करना है। ठीक है, एंड आप करेक्ट एग्जैक्ट आंसर आप लिख करके आओ। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि मुझे ज़्यादा मार्क्स ये सबसे मिल जाएगा। करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट योर पेपर। ठीक है, एंड देन ऑल्सो ऑलवेज रिवाइज योर पेपर। ठीक है, टाइम के हिसाब से हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और रिवाइज भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप कह रहे हो, ठीक है, कि रिवाइज करना है, पर ओरली रिवाइज कर लिया। ठीक है, मुझे पता है बट मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया है। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर टीचर आपसे ओरली नहीं पूछ रहे, आपका जितना भी नॉलेज है टीचर के पास उस पेपर पे है। वो नहीं देखने जा रहे हैं कि आपने कितना पढ़ा है, वो ये देख रहे हैं आपने पढ़ के वहाँ कितना और कैसे लिखा है। ठीक है, तो आप जो फाइनली लिख करके आ रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, वहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, नंबरिंग सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप बेसिक इंग्लिश में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखना है, सिंपल लिखना है, सही लिखना है और पूरा लिखना है, पेपर को कंप्लीट करना है। चेक करते समय हमें ये भी देखना है कि मैंने सारा आंसर्स किया है कि नहीं किया है। दूसरा, मैंने नंबर सही से पुट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में क्या होता है, पेपर आगे पीछे हो गया, कुछ आंसर्स छूट गए, कहीं पर मैंने नंबरिंग आगे पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करना। ठीक है, एंड होपफुली आपको मार्क्स आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एंड सेम विथ इंग्लिश, इट्स एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स ऑफ HS, it's applicable to the college students as well. ठीक है, do not try, for example in English literature, if you are making spelling mistakes while writing the name of an author, poet, dramatist, ठीक है, if you are like you have written all the answer correctly but the name of the poem, the name of the novels, ठीक है, is incorrect, ओके, सो यहाँ पर मार्क्स कटेगा। ठीक है, पूरा अच्छा से लिखा है, अपने ऑथर का ही नाम गलत लिख दिया, उनका वर्क्स का ही नाम गलत लिख दिया। ठीक है, तो इससे मार्क्स कटता है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, आप क्या लिख रहे हो टीचर को समझ में भी आना चाहिए, तभी तो वो लाइक कुछ सही से चेक करेंगे और मार्क्स पुट करेंगे। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा, मतलब हम लिखने से
हमको ये प्रूव करना है कि हम समझ पाए हैं, ये हमको टीचर को बताना पड़ेगा लिख के। बिल्कुल, क्योंकि टीचर आपको मार्क्स पेपर में आपने क्या लिखा है उस बेसिस में देंगे। आपका 1 to 1 तो नहीं होने वाला है आपका पेपर चेक करने टाइम, ठीक है। पेपर किसी भी टीचर के पास आ सकता है, ठीक है। तो पेपर में बेसिक और सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है। पेपर क्लियरली लिखें आप और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, नंबर्स आप सही से पुट करें, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ठीक है। और जो कहा गया है वो तो लिखना है, बट इसके अलावा ये सब चीज़ का भी ध्यान दें। आप स्टूडेंट्स के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले अभी स्टूडेंट्स का HS एग्ज़ाम आई थिंक पूरा हो जाएगा जब तक ये पॉडकास्ट आएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट्स एंजॉय करें, ठीक है। खेलें, घूमने जाए, ठीक है, रिलैक्स करें। एंड उसके बाद सही से आप इसको हम लोग कहते हैं कि काउंसलिंग करें। आप टीचर्स से बात करें, आप बच्चों के जो भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स साथ में मिल के बात करें और डिस्कस करें कि बच्चा क्या लेना चाहता है और क्या बनना चाहता है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट्स उसे लेना चाहिए, उसका वीकनेस क्या है, उसका प्लस पॉइंट क्या है। ऐसा नहीं कि सब बच्चा सब सब्जेक्ट्स में बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या स्किल सेट है, वो क्या लेना चाहता है, वो सब्जेक्ट टीचर से आप बात करें, डिस्कस करें। और पेरेंट्स का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्चों पर प्रेशर नहीं डालें, उसे समझाएं चीज़ों के बारे में कि क्या सब्जेक्ट्स लेके वो क्या कर सकता है, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। ये डिस्कशन हो और उसके बाद अच्छे से कॉलेज में फिर अप्लाई करें आप लोग, ठीक है। तो ये डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी ऐसे पेरेंट्स बोल देते हैं कि आपको ये ही लेना है, ठीक है। बच्चा प्रेशर में आ जाता है और वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो क्या लेना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के मन में ऐसा है कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, और पेरेंट्स उसे फोर्स कुछ और पढ़ देंगे। अब बच्चों को जो है क्लियर आइडिया नहीं है कि वो सब्जेक्ट तो ले लेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में उसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है, टॉपिक्स है, ठीक है। कितनी बार जो है लोग इंग्लिश ऑनर्स ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली जो है डीपली पढ़ना है उन्हें, कंपेयर टू जो 11-12 में सिलेबस था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है और वो इन डीप पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। तो उनका जो आइडिया था इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर के, जो कि फॉर्म हुआ था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 11-12, ठीक है, वो उन्हें नहीं मिलता, ठीक है। तो एक क्लियर पिक्चर हो, ठीक है, उन्हें बताया जाए कि आप ये सब्जेक्ट लेते हो तो आपको ऐसे पढ़ाई करना होगा, या दूसरा सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है चीज़ों को पढ़ने की। तो उसके बाद जी है जो प्रॉपर्ली आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको माइनर सब्जेक्ट्स में मैंने कहा वो और भी क्या क्या सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो आप एक बार डिस्कस करके, ठीक, डिस्कशन बहुत बार ये भी होता है, ठीक है, कि बच्चे जो है अपने दोस्तों से पूछते हैं, ठीक है, कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि आपका दोस्त किसी और चीज़ में उसका स्किल हो सकता है, उसका लाइकिंग कोई और सब्जेक्ट पर हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका दोस्त भी आपके साथ जो है सिर्फ अभी वो 12 पास किया है, तो उसको भी आइडिया नहीं है कि कॉलेज में क्या होता है, ठीक है। मतलब कॉलेज तो एकदम ही अलग है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों के साथ आप बहुत बार चीज़ों को कंसल्ट करते हैं तो क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपके दोस्त आपके ही एज के हैं और उनके पास भी ऑलमोस्ट उतना ही नॉलेज है जितना आपके पास है। तो हमेशा किसी सीनियर से पूछे, ठीक है, अपने टीचर से पूछे, पेरेंट्स से कंसल्ट करें चीज़ों को, ठीक है, और टीचर्स से भी डेफिनेटली कंसल्ट करें, ठीक है, और फिर आप डिसाइड करें, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत से लोग मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या ले रहा है, ठीक है, हम लोग उसमें फ्लो कर जाते, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये काम कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ये वीडियो आपके फैमिली मेंबर्स और सभी दोस्तों के साथ। और इसी तरह नया नया टीचर्स और डॉक्टर्स का पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा ये कैरियर गाइडेंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में नेक्स्ट कोई गेस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।